वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 26 तारीख। अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारी पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें आपको सारे जितने भी मंथली, वीकली, डेली सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन माया शहर। फिर है जो अभी साइक्लोन्स की संख्या बढ़ती जा रही है अरेबियन सी में। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के ऊपर। पशुधन, आईएनएस कृपान और बॉन का जलवायु सम्मेलन। सबसे पहले एंशियंट मायान सिटी असल में एक बहुत ही पुरानी एक ऐसी सिटी, इसको बहुत ही पुरानी माया जो है शहर के नाम से जाना जाता है। ये इसकी फिर से खोज हुई है मेक्सिको में। मेक्सिको आपको पता है कहाँ पर है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां पर इसकी खोज फिर से देखी गई है। जो प्राचीन माया शहर है ये आपको कहाँ मिलेगा? युकाटन प्रायद्वीप पर बालमकु पारिस्थितिक रिजर्व में ये स्थित है। और इस सिटी का नाम जो है वो ओकोमोटून, युकाटन माया शहर में, मतलब उसका मतलब होता है पत्थर का स्तंभ। ये बहुत ही पुरानी सिटी है जो कि पिरामिड लाइक बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके आसपास पूरे वेटलैंड पता है ना सबको, वो आपको आसपास इसके देखने को मिलेंगे। तो वहां पर एक असल में जैसे हम कहते हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है अपने इंडिया में, अपने इंडिया के आसपास इंडस नदी की आसपास की चीजें हो गई। तो हम जैसे इस प्रकार से जानते हैं कि इंडस वैली के आसपास की चीजें, उसी तरीके से सेम जो एक माया सभ्यता भी हुआ करती थी, वहां पर आसपास के लोग जो है मैसो अमेरिका के लोग रहा करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसी प्रकार से वहां के लोगों के मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। और साथ ही साथ ये जो सिटी है आज के समय के मेक्सिको, ग्युटेमाला, बेलीज, होंडुरस, ये जो है आपके सेंट्रल अमेरिका में पड़ते हैं, वहां पे देखने को मिलेंगे। और कुछ हिस्से इसके एकदम खत्म हो गए थे, तो आज के साइंटिस्ट जो है उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई वो हिस्सा है या नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी एक सिविलाइजेशन थी बहुत ही पुरानी। एग्जाम में आता है माया सिविलाइजेशन कहाँ की थी या वो कौन सी जो है बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। इन्होंने ही खगोल विज्ञान, विचारों के आधार पर आविष्कार करना, कैलेंडर प्रणाली, चित्रालिपि, लेखन, ये सब चीजों की विकसित यहाँ पे किया था। और इन्होंने ही यहाँ पर विस्तृत और अत्यधिक जो है वास्तुकला भी काफी अच्छी करी थी। ठीक है भाई। और यहाँ पर इस समय कुशल किसान भी हुआ करते थे। और वो जो वहां का पूरा ट्रॉपिकल रीजन है वहां के बड़े हिस्से को साफ करते थे। भूजल की कमी थी तो इसलिए वहां पर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया करते थे। तो ये सब चीजें दुनिया को सिखाई है उन लोगों ने। तो जैसे अब हम इंडिया में पढ़ते हैं ना, हम इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इंडस वैली के लोग इस तरीके से काम किया करते थे, ऐसे थे वैसे थे। हम वो सारी चीजें बहुत सारी पढ़ते हैं उनके साथ। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है उनके समय में भी हुआ करती। वही चीजें आपको मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि उनके समय में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। ठीक है भाई। इन्होंने साथ साथ उस समय एग्रीकल्चर की शुरुआत की, जैसे हम कॉर्न, मकई, मक्का, सेम, स्कैश, ये सब की चीजें इन्होंने स्टार्ट करी। औपचारिक केंद्रों का निर्माण शुरू किया, मंदिर, पिरामिड, महले और अदालत, मैदान, ये सब चीजें शुरू किया। फिर साथ ही साथ ये जो लोग हैं ये जंगली अंजीर के पेड़ों की भीतरी छाल से कागज बनाते थे और इस कागज से बनी किताबों पर अपनी चित्रालिपि लिखा करते थे, जिसे क्या कहते थे? कोडीज। कोडीज बोला करते थे। ये तो ये सब इनकी एक, आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चर और ये सब चीजें किया करते थे। अब ये जो पूरा आर्टिकल मैंने आपको करवाया है ना, ये पूरा आर्टिकल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाइएगा। इसमें मेंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेंस में इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, अगर बनेगा भी तो हमारे खुद के इंडिया की जो इंडस वैली है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो अपने इंडिया की इंडस वैली पे क्वेश्चंस आते हैं, ना कि ऊपर। ठीक है। हाँ, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें
यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा बन सकता है क्या क्या कैसे कैसे होता है। और जो हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स जरूर इस टॉपिक को पढ़ लो, आप इस टॉपिक को मिस ना करें। देखो मेरी ऐसा ही कहना है कि आप सभी लोग इसको लिख लो एक बार, ताकि आपका कुछ भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस पूरी को लिखोगे यहाँ पर। बाकी इसके अंदर और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो अभी आपने देखा कि अरेबियन सी में साइक्लोन बिपराजॉय आया हुआ है। तो पहले से आज के समय में अरेबियन सी, जो वहां पर पूरा अरब सागर है, वहां पर साइक्लोन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए भाई, साइक्लोन बिपराजॉय याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है, साइक्लोन बिपराजॉय का अर्थ होता है डिजास्टर। किसमें? बंगाली लैंग्वेज में। तो ये नाम किसने दिया है? बांग्लादेश। ये तो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना। अब हो सकता है ऐसा कुछ पूछ ले कि भाई साइक्लोन्स की जो संख्या है वो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल कहाँ पर ज्यादा होती है। तो ऐसा हुआ है अभी आज के समय में, कुछ समय में हमें देखने को मिल रहा है कि जो साइक्लोन्स हैं वो अरेबियन सी में ज्यादा होते जा रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो अरेबियन सी में बनते हैं वो ठंडे बनते हैं एज कंपेयर टू बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो इसमें चेंजेस आए हैं वो क्यों ऐसा है? पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि 1:4 हुआ करती थी ऑलमोस्ट। अगर 4 बे ऑफ बंगाल में हमारे साइक्लोन बन रहे हैं तो एक अकेला साइक्लोन बनता था अरेबियन सी में। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस मतलब एक ऐसा हमें देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय में ये चीज और ज्यादा जो है वो थोड़ी सी कम होती जा रही। क्यों ऐसा रीजन था? पहली बात तो बे ऑफ बंगाल का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल थोड़ा गर्म रीजन है, जबकि अरेबियन सी थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, थोड़ा ठंडा रीजन होता था, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन वहां हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए आपको हाई से लो प्रेशर में जाना होता है, वार्म 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 टेम्परेचर के लिए। तो गर्मी चाहिए होती थी, इसलिए वहां पर बे ऑफ बंगाल में ये चीज ज्यादा पॉसिबल होती थी। और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा रिवर्स का फ्लो रहता है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। और वहां पर ठंडा पानी और साथ ही साथ जो मीठा पानी है वो बहुत ज्यादा रहता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो पूरा शेप है आसपास की, उसकी वजह से पूरा विंड्स वहां पे स्पिन हो पाती थी पैसिफिक ओशन से। वहां पर जो पैसिफिक ओशन में कोई साइक्लोन बना, उसी का एक एक्सटेंड शाखा वहां पे आ जाया करती थी। ठीक है, और जबकि जो अरेबियन सी की जो हवा है वो बहुत ही शांत है, वहां की हीट पूरी तरीके से आपस में इधर उधर हो जाती है। तो ये रीजंस कुछ हैं जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि सी का खुद का टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ गया है पिछले 40 सालों में। तो इसकी वजह से जो अरेबियन सी है वहां पर 52% का इंक्रीज देखने को मिला, जबकि बे ऑफ बंगाल में कुछ डिक्रीज देखने को मिला है। इसलिए जो अरेबियन सी है वहां पर अब आज के समय में ज्यादा साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन में इनकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले बहुत कम कम समय में आते थे, मतलब अभी एक साल में एक आ रहा है, अगले साल दूसरा, अब तो साल में भी 2 या 3 भी आने लग जाते हैं। साथ ही साथ कार्बन एमिशंस बढ़ते गए हैं अरेबियन सी में। ठीक है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, तो ऐसे सब चीजों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हुआ। फिर एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हो गए कि भाई मानव से जो एरोसोल्स यहाँ पे आता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है उस रीजन में। मॉनसून का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ समय में। तो आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में जो अरेबियन सी है वहां पर और ज्यादा जो है साइक्लोन्स जो है हमको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे साइक्लोन्स का जो रीजन है वो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबको ये सारी की सारी चीजें एकदम दिमाग में रखनी है, जितना जितना मैंने आपको बताया है। और इसमें मैं बता देती हूँ, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे था
मेंस के किसी भी एग्जाम में जैसे मॉनसून या साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें एक ही वर्ड ऐड कर सकती हो। कोई स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछेगा कि भाई अरेबियन सी में ज्यादा क्यों है, और उसमें हो सकता है प्रीलिम्स में यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, उसमें थोड़ा ऐसे वाले क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो तो पता है आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में हो सकता है ऐसा कोई सवाल आ जाए कि अरेबियन सी में अब आज के समय में ज्यादा देखने को मिलता है, उसके लिए आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स में बन जाए। तो मेरा तो यही आप लोगों से एक कहना है कि आप सभी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हो, आप में से जो भी 2024 आने वाले के लिए, इस टॉपिक को उसके हिसाब से प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़िएगा। बाकी जो हमारा दूसरा है मेंस के हिसाब से, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट पढ़ना है। मेंस के हिसाब से आप जस्ट जो है सिर्फ इसका एक स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए कि ऐसा स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। स्टेटमेंट हमसे सीधे सीधी पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स का मिशन। यूएनडीपी ने अभी दीनदयाल के साथ यहाँ पर जो है पूरे मिशन के साथ पार्टनरशिप करके विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश करी है। यूएनडीपी और हमारा खुद का मिशन दोनों, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं को जो है बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि महिलाएं जब एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी तो गरीबी उन्मूलनता, वित्तीय स्वतंत्रता, लिंग मानदंडों को नया आकार देना, ये सब चीजें बहुत आसानी से की जा सकती है। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये इसका फायदा होगा कि अगर यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना मिल करके ये काम करें। तो इसी के लिए इस पूरे पॉइंट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं हाल फिलहाल में बात करूं तो इंडिया में केवल 15% ही ऐसी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर हम ये पूरा इंक्रीज करते हैं तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी ये चीज सीखेगी। और जो हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हो, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा करके इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बिल्ड, ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो करना है। करियर चॉइसेस वुमेन की एक फील्ड होनी फिक्स होनी चाहिए। वुमेन जो है वो अपना हर एक इकोनॉमी में, डिजिटल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, अपशिष्ट हो, खाद्य पैकेजिंग हो, हर एक जगह पर अपने आप को बढ़ावा दे सकती है। समझ रहे हैं सब लोग? इस तरीके से पूरा एक इनिशिएटिव होना चाहिए जिसमें पूरी की पूरी एक तरीके से तैयारी होनी ही चाहिए। तो ये यहाँ पर कोशिश है सरकार की, और अभी दोनों ने मिल करके इसके ऊपर डिसीजन भी लिया है। तो लेट्स सी कि ये डिसीजन कितना ज्यादा फायदे में रहता है। अभी ये डिसीजन फाइनली तो हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ ये डिसीजन एक कहा गया है। अभी इसमें क्या चलता है, कैसे होगा, वो अभी हम कुछ टाइम में इसमें पढ़ेंगे कि इसका क्या फायदा मिला है। अभी हाल फिलहाल में सिर्फ यही हमें पता चला है कि जो ये पूरा इनिशिएटिव है इसको कोलैबोरेट कर, अभी तो सिर्फ इतना ही है। बाकी ये बोला गया कि भाई अभी हम 3 सालों का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि 2025 से आगे। तो यूएनडीपी और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये दोनों मिल करके यहाँ पर काम करेंगे, मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए चीजें करना, वो सब चीजें। अगर मैं आपको दीनदयाल अंत्योदय मिशन की मैं स्पेशली बात करूं, तो ये भारत की एक ऐसी केंद्र प्रायोजित योजना है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि कौशल विकास के माध्यम से स्थायी रोजगार अवसरों को बढ़ाने की कोशिश करना, जिसमें फंडिंग जो होगी वो 75 और 25 के बीच में रखी जाएगी। मतलब 75 फंडिंग जो है वो सेंटर देगा और बाकी बची हुई स्टेट देगा। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो उसके लिए 90-10 रहेगा, जिसमें पूरे इंडिया के जितने भी पुअर है, स्किल डेवलपमेंट है, सबके लिए कवरेज जो है वो दी जाएगी। ठीक है। इसमें जो है जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप हो गई वगैरह, ये सब चीजों को प्रमोट करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी यहाँ पर फोर्थ टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट। अभी हाल फिलहाल में एक बिल आ रहा है, पशुधन और संबंधित उत्पाद का बिल, काफी न्यूज में रहा है। सरकार ने पशुधन विधेयक का मसौदा वापस ले लिया, क्योंकि पशु अधिकार समूहों ने इस विधेयक को लेकर काफी चिंता व्यक्त करी थी। लोगों ने इसके भी अगेंस्ट काफी सारी चीजें जो है वो व्यक्त करी थी, इसलिए इस बिल को वापस लिया गया है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, इस बिल में ये बोला गया था कि जितने भी यहाँ पर पशु हैं
उनका, चाहे उसमें डॉग्स हो, कैट्स हो, उनको यहाँ पर विनियमित किया जाएगा। पशुधन को वस्तु के रूप में मानने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से था ये बिल। और ये बिल जो है पुराना 125 साल पुराना जो 1898 का बिल था, उसको हटा करके इस बिल को लेकर के आया जाता, जिसमें ये बोला गया था, मतलब पहले के कानून में क्या था कि पशुधन के आयात को नियंत्रित किया जाता था, जबकि प्रस्तावित मसौदा में पशुधन निर्यात को भी विनियमित किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि पशुधन की परिभाषा को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है। कुछ जो इसमें डॉग्स और कैट्स होंगे उनको भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहता है कि भाई पहले वाले लॉ में क्या हुआ करता था कि राज्य सरकारों को भी यहाँ पर अधिकार हुआ करता था, जबकि अब यहाँ पर राज्य सरकारों से सारे के सारे अधिकारों को छीन लिया गया है। अभी यहाँ पर ये बोला गया है, जितने भी पशु अधिकार के संगठन है उन्होंने ये बोला है कि ये वाला जो पूरा विधेयक है, ये जानवरों पर क्रूरता के नए अवसर को उत्पन्न कर रहा है, पेंडोरा बॉक्स की तरह, जिसमें भारत से जीवित जानवरों के निर्यात को अनुमति देने से भोजन और अन्य उपयोग के लिए पाले गए लाखों जानवरों के शोषण के अवसर बहुत सारे नए आ रहे हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भी दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के लिए जितने भी यहाँ पर अभी पाले जा रहे हैं, उनको यहाँ पर दूसरे देश में सेल किया जाता है। जबकि जो पुराना यहाँ पर पशुधन आयात अधिनियम था, उसमें ये बोला गया था कि केंद्र सरकार कोई भी ऐसे पशुधन के आयात को विनियमित करने, नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो किसी रोग के संक्रमण का कारण बन सकता है। उसके ऊपर सीमा शुल्क भी यहाँ पे लगाया जाएगा। अपने अधिकार क्षेत्र में आयातित पशुधन के लिए नियम बना सकती है। ये लास्ट अमेंडमेंट 2001 में हुआ था, जिसमें पशुधन उत्पादों की डेफिनेशन भी चेंज कर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब इसको रिप्लेस कर दिया करने की बात आ रही थी यहाँ पर, जिसके अंदर पशुधन और संबंधित उत्पादों के केवल आयात संबंधी प्रावधान है। इसमें यहाँ पर निर्यात से संबंधित प्रावधान नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर निर्यात की भी बात की गई है, जिसमें पूरी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात की जा रही है। और स्कोप जो है ना पशुधन को बहुत बढ़ा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आज के समय में जो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए समस्याएं आ रही हैं एनिमल डिजीजेस के ऊपर, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर रोकने की बात की जा रही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारे इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या दिए हुए हैं भाई, अब आपको पता ही है। आर्टिकल 48A में साफ लिखा है, आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि आपको अपने एनवायरमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है। 51A हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें भी यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ हमारा स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है, वो भी एनिमल राइट्स के बारे में बात करते ही है। उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट और कंकरेंट में भी स्टेट को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में भी बोला गया है कि प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी, पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए यहाँ पर विषय 17 में भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें जंगली पशु पक्षी की सुरक्षा करना, ये सब के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल जो है अपना न्यूज में चल रहा है। आप सभी लोगों को इस पूरे आर्टिकल के बारे में, देखो अभी फिलहाल के लिए ये वापस ले लिया गया। तो होता ऐसा है कि अगर वापस ले लिया गया है तो उस पर सवाल ज्यादा बनेंगे नहीं, तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए इसको। मैंने सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रखा है कि पढ़ लो, ताकि हमको पता रहे कि क्या चल रहा है। बट आपको उसको डिटेल में नहीं जानना, इट्स फाइन, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इससे चांसेस कम है क्योंकि वापस ले लिया गया है। बनता भी क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में बनता, लेकिन अब चांसेस उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है हमारा, भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान उपहार के रूप में दिया है। हमारी खुद की बनी हुई उनके नौसैनिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए खुद हमारी सर्विस उपहार दी है। और ये कोई गिफ्ट है, ये कोई पैसा लेकर के नहीं दिया गया। दिस इज अ टाइप ऑफ गिफ्ट, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, इट इज अ टाइप ऑफ गिफ्ट। तो गिफ्ट के रूप में चीज जो दी जाती है, ये आईएनएस किरपान जो है खुखरी क्लास की मिसाइल है, जिसमें 25 नॉट है, यहाँ पर 25 नॉट की गति अधिक चलने की क्षमता है। खुखरी श्रेणी भारत के असेंबल किए गए डीजल इंजनों से सुसज्जित होती है, जो कि
यहाँ पर बहुत लंबी आने वाली जो है बंदूकें, शेफ लॉन्चर, मिसाइलें जो है मार रख करने की क्षमता रखती है। और रक्षा सहयोग, रक्षा कूटनीति का ही एक हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से इसे मैत्री को यहाँ पर आधार बनाना, संघर्षों की रोकथाम करना, वैश्विक आधार पर अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए ये काबिल है। अब पता है क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन मीटिंग होती है, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हम लोग डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है। हम जो है नेचुरल डिजास्टर्स को यहाँ पर मिटिगेट करने की कोशिश रखते हैं। एक फ्रेंडशिप में एक इम्पोर्टेंट डिफेंस रोल प्ले करता है। मतलब आप फ्रेंडशिप के रूप में काफी अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ वहां पर एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इम्प्रूवमेंट करने की यहाँ पर सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जाती है। तो कई बार कोशिशें सफल होती हैं और कई बार कोशिशें सफल नहीं भी होती है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पूरा टॉपिक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। कौन सी मिसाइल है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मिसाइल वगैरह के नाम जो है वो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन सा मिसाइल है, क्या नाम है, कहाँ पे दिया है, कैसा है, ऐसा हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप रीड कर लो, इसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं समझाऊं आप लोगों को इजी से टॉपिक से। लास्ट अभी आता है बॉन का क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो अभी मीटिंग हुई है, जिसमें क्लाइमेट चेंज आप लोग जानते ही हैं सभी लोग कि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर बात हुई। तो क्लाइमेट चेंजेस में जो जो चीजें हैं इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम कैसे यहाँ पर रोक सकते हैं, इसमें और क्या चीजें चेंजेस लेकर के आ सकते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है अभी सबमिट हुआ है, जिसमें सीधा देखो यार, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, उसमें जो टारगेट है वो 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उन रास्तों को निकालना है कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारा पूरा एक रीजन है इसको 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना है, जो कि दुबई COP28 में भी जो आगे होगा उसी के लिए सेट किया जा रहा है। इसमें ये बात बोली गई है बॉर्न वाले पूरे क्लाइमेट चेंज में कि भाई जो पुरानी हम डिस्कशन चलती आ रही उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा वहां पर। अब जैसे पुराने भी अगर हम बात करें चीजों को, तो हमने फॉसिल फ्यूल पे स्विच करा, हमने एनर्जी की नई नई सोर्सेस किए, और हमें उस समय पहले के समय में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग थी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं, हमें क्या चीजें यहाँ पे पता है। तो अब हमें नॉलेज है, अब हमारे पास रिसोर्सेज है, तो अब उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मनी को भी हमें यहाँ पर देखना है कि जितनी भी यहाँ पर ऐसी कंट्री है जिनको मनी का इशू हो रहा है, वो सारी मनी के इशू की चीजों को भी हमें हैंडल करते हुए चलना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो करते हुए चलनी है एक एक चीज के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो पूरा टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, यहीं पर ये मीटिंग्स है, और ये मीटिंग्स आज की नहीं है, बहुत पुरानी मीटिंग्स है, चलती आ रही है। सपोर्ट इंटरनेशनली करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सबमिट करते हुए चलना है, और नई नई फाइनेंशियल पैक्स को बनाते चलना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन का, यूएन का खुद का यहाँ पर पूरा सबमिट हुआ है। इसको छोटा सा एक याद रखिएगा कि यूएन ने ही यहाँ पर अपना पूरा सबमिट करके डिसाइड किया है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक? इस तरीके से ये पूरा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ, वो है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट। अभी ये एक डैम है जो कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में पड़ता है, जो कि महादेई बेसिन, जो कि यहाँ पर कलासा और बांदूरी रिवर की वजह से आता है, वो जहाँ पे नहीं पानी की मतलब जहाँ पे कमी है, मतलब कि मालप्रभा नदी है, जो मालप्रभा पता है ना, तो ये ट्रिब्यूटरी है। मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, मालप्रभा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इस तरीके से पानी जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। महादाई जो है वो आपको कर्नाटका और गोवा के रीजन में मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, मांडोवी रिवर पे काफी सारे बनाए जाएंगे डैम्स, जिससे पानी जो है, जिस रिवर में कम पानी रहता है उसमें उसका सरप्लस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो पानी की डाइवर्जन का ये पूरा एक फिनोमिना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, कलासा बांदूरी प्रोजेक्ट।
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है हम लोगों का, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है कलासा डैम जिसपे बनाया जा रहा है, मायप्रभा नदी ये रही, बांदूरा डैम यहाँ पे बनाया जाएगा। कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज दोनों के बीच में काफी सारे बढ़ते जा रहे हैं, कि दोनों को कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस ये वो समय होता है जब सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो दिन है वो सबसे बड़ा हो जाता है। लॉन्गेस्ट डे, अर्थ का एक्चुअल डे जो है वो मिनिमम होता है इस समय, उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट होता है। वैसे तो देखो, ये होता है ना, सन का है ऐसा, सन रोटेट कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सन की रोटेशन जो है वो थोड़ी सी एक्सियल टिल्ट में आती है। एक्सियल टिल्ट का मतलब क्या है, अर्थ अपने से 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। ठीक है, जो उसका मेन एक्सिस है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो है पूरा आपको बताया जा रहा है। समर सॉल्स्टाइस ये एक रीजन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा इससे कोई ना कोई सवाल बन सकते हैं। तो ये थे आपके हमारे पूरे आर्टिकल जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, यहाँ तक आप लोग अपना कंप्लीट कीजिएगा।